हेलो एवरीवन यार, जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था मैं सारे के सारे फार्मूलाज लेकर के आऊँगा। तो यार आज मैं ग्रेविटेशन के भी फार्मूलाज ले आया। यार यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ग्रेविटेशन के। सिंपली एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो यार आप लोगों ने फार्मूला 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सिंपल सा फार्मूला है। देन यार जी की वैल्यू बिल्कुल याद रखें। वैसे तो जब सवाल आएगा तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन आप याद भी रखें। उसके बाद यार यहाँ पे ग्रेविटेशन के सारे फार्मूलाज तो नहीं हैं, बट मैं कोशिश करूँगा सारे फार्मूलाज पहुँचाने की। तो अभी ये ग्रेविटेशन के सारे फार्मूलाज का पार्ट 1 है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो लेकिन यार बहुत सिंपल चैप्टर है, मेरा यकीन करो। बस फार्मूलाज अच्छे से आपने कर लिए ना, तो आप इस चैप्टर में हर चीज़ कर सकते हो। इसीलिए यार यही चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है लिखा है, इफ मास m is placed at the center of triangle then net gravitational force is zero on it. Similarly it is also applied on स्क्वायर एंड अदर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो कुछ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके अगर आप सेंटर पर कोई मास प्लेस कर देते हो तो उनकी जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। यार यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल्स टू एफ जी अपॉन एम। एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम। ये यार जब इसमें आप सॉल्व करोगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम करके, तो आपका फाइनल आंसर आपको जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, ये ठीक है। अब यार यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू के इक्वल होती है, जो अभी हमें आगे पढ़नी है। अगर कभी आपको सवाल में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे दे या स्मॉल जी की वैल्यू दे दे, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। फिर यार आप लोगों ने वो सवाल देखे होंगे, कुछ होते हैं कि M1 M2 कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और पूछता है कि M1 से कितनी दूरी पर किस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यार इसका एक तो पूरा एक कन्वेंशनल मेथड होता है, एक इसका शॉर्टकट भी होता है। क्या? एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एम वन अपॉन स्क्वायर रूट एम वन प्लस स्क्वायर रूट एम टू इंटू आर। यार ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज हमेशा आते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे बोर्ड्स की बात हो, चाहे मतलब आपके जेई मेंस वगैरह की बात हो, ये सवाल बिल्कुल 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 आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स की वैल्यू आप याद कर लो, स्क्वायर रूट एम वन अपॉन स्क्वायर रूट एम वन प्लस स्क्वायर रूट एम टू इंटू आर। उसके बाद बात आती है भाई ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। अब हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मास एम है और उसकी लेंथ एल है। तो पी पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इसकी वजह से। तो यार इसका पूरा एक करने का तरीका है इंटीग्रेशन वगैरह से करा करके। लेकिन यार इसका मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट ये याद रखो, ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर वन इंटू आर टू। आर वन जो है वो बेसिकली इस रॉड के एक एंड से पॉइंट पी का डिस्टेंस है, और आर टू जो है वो इस रॉड के दूसरे एंड से पी पॉइंट का डिस्टेंस है। सिंपली केवल ये याद रखना है कि रॉड के दोनों एंड का डिस्टेंस पी पॉइंट से। बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन वगैरह करा कर के आंसर आता है, बट आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। देखो पेपर में आप पूरा डिराइव तो करोगे नहीं इंटीग्रेशन वगैरह लगा करके, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पढ़ो उसको, अपने आप याद हो जाएगा। याद करना सिंपल है, भुलाना कठिन है। कोई आपसे कहे ABCD भूल जाओ, भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे। तो याद करना सिंपल है, भुलाना कठिन है, ठीक है ना। इस बात को याद रखो तो बिल्कुल याद कर लोगे। फिर है फोर्स ऑन अ मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई मास रखा है M ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलॉन्ग ही लगेगी, और जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू एम ई। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव साइन फाइव बाई टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इतना ज़्यादा नहीं है, बट इसे आप याद कर लो। इसमें क्या है कि सेमी सर्कल क्वाड्रेंट वगैरह की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उनके सेंटर पर, वो उसका ये फॉर्मूला है। अब जैसे कि आपको अगर सेमी सर्कल की बात करें तो आप फाई की जगह 180 रख देना पाई, और कोई आपको क्वाड्रेंट की बात करे तो फाई की जगह 90 रख देना पाई बाई टू। और बस इसी फॉर्मूले से दोनों वो फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे देखो सेमी सर्कल के लिए मैंने बताया, नीचे 7th पॉइंट पे लिखा है ना, सेमी सर्कल का निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसकी जगह पाई बाई टू रख देना। क्वाड्रेंट का निकालना हो तो इसी की जगह पाई बाई टू रख देना। क्वाड्रेंट की जगह पाई बाई टू रख देना, सेमी सर्कल की जगह पाई रख देना, ठीक है। फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, करके देख लेना इसको एक बार। फिर है 9th वाला, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो सिंपली यार जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, GMR अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसके यार अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो स्मॉल आर डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, तो नेट फील्ड जो होगी वो सेंटर पे जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगी, तो उसके लिए हमें DE/DR करना पड़ेगा जीरो के इक्वल। तो पूरा सॉल्व करके नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली हम आपको आंसर बता देते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस
r/√2, कैपिटल R/√2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, और सेंटर पे 0 होगी। ये यार फिर ग्राफ ऑफ E वर्सेस R है एक्सिस ऑफ अ रिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि R पर 0 है, फिर यहाँ पे r/√2 पर मैक्सिमम हो गई, और फिर धीमे धीमे r/√2 से भी ज़्यादा डिस्टेंस कर दोगे तो धीमे धीमे फिर से वो 0 या मिनिमम की तरफ चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यार बात आती है ये हॉलो स्फीयर वगैरह, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड देख लेते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। तो हॉलो स्फीयर में आप लोगों को पता है इसमें आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड 3 केसेस बनते हैं। तो यार आउटसाइड की बात करें तो इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, तो इसमें जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो gm/स्मॉल r² होगी। सरफेस पर यार स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, इसमें जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो gm/कैपिटल R² होगी, क्योंकि अब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं। और इनसाइड में यार आर जो है वो मतलब स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो हॉलो स्फीयर में 0 होगी, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर देख लो अंदर इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 होगी। उसके बाद यार इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल है। अब इनसाइड में 0 थी तो 0 वाला ग्राफ बन गया, फिर सरफेस पे एकदम बढ़ी, और फिर आउटसाइड में जब आई तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई स्मॉल r² की। तो इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा। इस ग्राफ को भी ध्यान रखो, कभी कभी ग्राफ पूछ लेगा कि ये ग्राफ किसका है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का है, लेकिन किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए कि टोटल स्फीयर के लिए, वो सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आप यहाँ पर अगर आपको ग्राफ पता होगा तो आप एकदम से टिक करोगे भाई ये हॉलो स्फीयर का ग्राफ है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो होगी gm/R² सरफेस पे हॉलो स्फीयर में, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। आउटसाइड के केस में ये तो सब पता ही है, हमेशा आउटसाइड सरफेस इनसाइड में यही कंडीशन रहती है, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो सेम सॉलिड स्फीयर में भी देख लो, देख लो, देख लो, बार बार मैं कह रहा हूँ देख लो अच्छे से, कि सॉलिड स्फीयर में भी सेम आउटसाइड में और सरफेस में वही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जो हॉलो में थी। केवल इनसाइड का केस बदलेगा, और इसमें जो इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी gm/R/कैपिटल R³, gm/R/कैपिटल R³ भाइयों बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और ये इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी gm/कैपिटल R² सरफेस पर। उसके बाद यार बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ नियर सरफेस। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारी पूरी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g का फॉर्मूला होता है कैपिटल gm/कैपिटल R²। इसको पूरा डिराइव मैंने करके बताया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो डेरिवेशन को। यहाँ से जब आप सारी इसमें वैल्यूज पुट करोगे, g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब अर्थ का मास r, और r मतलब अर्थ का रेडियस, ये सब वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपके पास स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, स्मॉल g की वैल्यू वही आ रही है जो E की आ रही थी, जो हमने अभी मैंने बताया था ना उस टाइम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g की आ रही है, ठीक है। तो सवाल में चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे दे चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। भाइयों यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर gm/R² होता है, ठीक है। तो m की जगह आपको क्या रख देना है, m की जगह आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख देना है सिंपली। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दो, जो भी कट्टा पिट्टी हो खेल लो। उसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा g ρ × 4/3 पाई। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने g4/3 पाई इन सब की जगह k रख दिया नीचे। क्यों, क्योंकि g देखो कभी नहीं बदलेगा, चाहे अर्थ का g देखो, चाहे जुपिटर का, चाहे मार्स का, चाहे सैटर्न का, मतलब किसी का भी, पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट, किसी भी गैलेक्सी का g देखो नहीं बदलेगा, ठीक। तो g सबके लिए सेम है। उसके बाद बात करें 4/3, तो 4/3 तो कांस्टेंट है ही, वो तो 4 3 वही है। पाई भी कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह मैंने के लिख लिया, लेकिन डेंसिटी हर एक प्लेनेट की अलग अलग होगी, अर्थ की कुछ और, जुपिटर की कुछ और मतलब सबकी अलग अलग, और रेडियस भी सबका अलग अलग होगा। तो जो चीज़ सबकी सेम थी उसकी जगह मैंने के लिख लिया, ठीक है। और बाकी ρ r यहाँ पर सेम, मतलब कोई भी सवाल आ जाए इस तरह से तो ये नहीं आप पूरा g ρ × 4/3 पाई इस तरह से सॉल्व करके लिख रहे हो, के ρ r केवल लिखो, और फिर जो भी मतलब इक्वेट हो रहा है उसे काटा पिट्टी खेल के खत्म कर दो, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी की टर्म्स में है। उसके बाद यार बात आती है एक जो मैंने हैशटैग लगा करके ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये है एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आते हैं कि मान लो कोई एक बंदा है, वो अर्थ पे कुछ 2 मीटर ऊंची जंप उसने लगाई, और तो और बताओ तो फिर मून पर वो कितनी ऊंची जंप लगाएगा। तो सिंपली ये रिलेशन आप याद रखो, जैसे मान लो अर्थ पे उसने 2 मीटर ऊंची जंप लगाई, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, h1/h2 = g2/g1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। और इसी तरह से आप इसको सॉल्व करके आराम से कर सकते हो, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है।
कि अर्थ पे 2 मीटर ऊंची कूद लगाई, तो अर्थ पे जितनी कूद लगाई वो, अर्थ पे जितनी स्मॉल जी की वैल्यू है वो, मून पे जितनी स्मॉल जी की वैल्यू है वो, और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, अब मून पे कितना कूदेगा उसका वेरिएबल लिख दो बस, आराम से, मतलब आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से एकदम सॉल्व कर दोगे, ठीक है। एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, बस ये याद रखो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कोई बताता नहीं है नोट्स में, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ये याद रखना। उसके बाद बात आती है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यार अगर तुम किसी मास को अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर ले जाओगे, तो उसकी स्मॉल जी की वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ से जी डैश से लिखी हुई है, और ये पूरा डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर आता है इसका, वो ये आता है जो बॉक्स में बंद है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखो, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, डायरेक्ट याद रखो, वैल्यूज आएंगी, पुट करना, तुम्हारा एकदम आंसर निकलेगा। उसके बाद देखो, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1-2h/r। लेकिन ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब h बहुत छोटा होता है अर्थ के रेडियस से। मान लो अर्थ का रेडियस भाई 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, और मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो 10 किलोमीटर ऊपर ले गए या 20 किलोमीटर ऊपर ले गए, इवन अगर हम 100 किलोमीटर भी ऊपर ले गए किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो भाई मतलब रेडियस के सामने कुछ नहीं। तो जब हमारी हाइट बहुत छोटी होती है ना रेडियस से, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1-2h/r। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। अगर आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो यही याद करो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे हाइट बड़ी हो चाहे छोटी हो। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हाइट रेडियस से बहुत छोटी हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप केवल एक फॉर्मूला याद रखो, और वो रखो, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। इसको बार बार अपने दिमाग में दोहराओ, आसानी से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, अभी तो हम ऑब्जेक्ट को ले गए थे सरफेस से ऊपर, अब हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं सरफेस से नीचे, यानी गहराई में, डेप्थ में। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ एच नीचे ले गए, तो उसका स्मॉल जी की वैल्यू क्या क्या होगी, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1-h/r। क्या भाइयों, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1-h/r। इस चीज़ को यार याद रखना, ये भी फॉर्मूला है, ये डेप्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। वो बोल देगा कि नीचे ले गए। फिर है वेरिएशन ऑफ जी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर जो स्मॉल जी और डिस्टेंस आर का ग्राफ बना हुआ है अर्थ के सरफेस के लिए, देखो इसमें अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा सॉलिड स्फीयर का था। क्योंकि भाई सॉलिड स्फीयर, अर्थ सॉलिड स्फीयर तो ही है, जो भी चीज़ें सॉलिड स्फीयर के लिए होती हैं वो वही चीज़ें अर्थ के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो जैसा सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बना था, वैसा ही स्मॉल जी और आर का ग्राफ बना है अर्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी याद रखना, सेम टू सेम सॉलिड स्फीयर जैसा ही है, ठीक है। तो यार इतना सब कुछ था इसमें बताने को, बाकी इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो की ऑलरेडी लेंथ बहुत हो चुकी है और बड़ा चैप्टर है, बट यार सिंपल बहुत है, मेरा यकीन करो यार, सच में। एक बार तुम्हें फॉर्मूलाज पे कमांड हो गई ना चैप्टर में, तो कुछ नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया।